जय गुरु टू ऑल। बिल ऑफ एक्सचेंज हमारा क्वेश्चन है, फिफ्थ बैंकिंग लॉ का फिफ्थ क्वेश्चन। बिल ऑफ एक्सचेंज, उसको शॉर्ट में बीओई बोलते हैं और इसको शॉर्ट में ना सिंपली विल भी बोलते हैं। ठीक है, तो कहीं विल लिखा हो तो वो बिल ऑफ एक्सचेंज की बात कर रहा है। ठीक है, उसका इसेंशियल एलिमेंट जो है हम लोग पढ़ेंगे। तो बिल ऑफ एक्सचेंज जो है एनआई एक्ट के सेक्शन 5 में डिफाइंड है। उसके अनुसार वो बोलता है कि एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग, मतलब बीओई जो है एक इंस्ट्रूमेंट है जो राइटिंग में है, ऐसा नहीं कि ऑरल है ना। कंटेनिंग एंड अनकंडीशनल ऑर्डर, इसमें जो ऑर्डर किया जाता है पेमेंट करने का, वो ऑर्डर जो है वो अनकंडीशनल होता है। उसमें ऐसा नहीं होता कि तुम फलाने को पे करो अगर वो अगर वो तुम्हारे को ये गुड्स डिलीवर करता है तो। ठीक है, इस टाइप के कंडीशन नहीं चलेंगे उसमें। सिंपली फलाने व्यक्ति को इतने पैसे दो, है ना, सिंपली जो है अनकंडीशनल रहता है। साइंड बाय द मेकर, बीओई जिसने भी बिल ऑफ एक्सचेंज बनाया लेकिन नीचे में साइन नहीं किया तो वो वैलिड नहीं है ना। साइन बनाने वाले का साइन उसमें जरूरी है। उसमें डायरेक्टिंग अ सर्टेन पर्सन टू पे, उसमें जिस भी पर्सन को, जैसे कि मैंने उसमें लिख दिया कि सिर्फ इतना लिख दिया कि 5,000 रुपये पे कर दो। भाई 5,000 रुपये पे कर दो, किसको पे कर दो, है ना, कौन पे कर दो, है ना। तो एक तो ये भी होना चाहिए कि डायरेक्टिंग अ पर्सन टू पे, मतलब किसको पे करना है वो चीज उसमें डेफिनेट होना चाहिए। और कितना पैसा पे करना है, सर्टेन सम ऑफ मनी, ऐसा लिख दे कि जो भी पैसा बकाया है ना उसको पेमेंट कर देना, कर दो, ये नहीं चलेगा। कितना पैसा पेमेंट करना है उसमें क्लियर है, उसमें लिखना पड़ेगा कि 5,000 रुपये जो है पेमेंट कर दो। और इसको जब इसेंशियल में जो है इसको डिस्कस करेंगे ना तो डिटेल्स में इसमें और भी ऑप्शन है, वो हम डिटेल्स में पढ़ेंगे वहां पे। नेक्स्ट है वनली टू और टू द ऑर्डर ऑफ, मतलब वनली टू, उसमें ये लिख दे कि हाँ पिंकी को 5,000 रुपये पेमेंट करो, तो इसमें क्या है, पिंकी को ही करना है ना, किसी और को नहीं करना है, पिंकी को ही करना है। टू द ऑर्डर ऑफ, उसमें ये होता है कि अगर ऐसा लिख दे कि 5,000 रुपये पिंकी और ऑर्डर को पे करो, यानी कि यहाँ पे क्या हो गया कि या तो पिंकी को पे करो या फिर उसमें बगल में और ऑर्डर लिखा होता है। इसका मतलब है कि पिंकी जो है पीछे में इंडोर्समेंट कर सकती है उस बिल ऑफ एक्सचेंज को कि हाँ तुम जो है प्रियदर्शनी को पे करो। ठीक है, और उसके बाद उसमें वो सिग्नेचर कर देगी। तो अब जो उसका पेमेंट है प्रियदर्शनी के पास चला जाएगा वो बिल ऑफ एक्सचेंज, और वो जो है फिर जो ड्रॉई है जिसको पेमेंट करना है, जिसको कि ये डायरेक्शन दिया हुआ है पेमेंट करने का, उसके पास जाएगी और वो जो है उसको पेमेंट कर देगा, है ना। तो टू द ऑर्डर ऑफ, ये आगे नेगोशिएबल, इसको इसीलिए तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कहा गया ना कि नेगोशिएट किया जा सकता है, मतलब इसको ट्रांसफर किया जा, जैसे पैसा है तो पैसा क्या होता है, मेरे पास 100 रुपया है, हमने आपको दे दिया तो वो 100 रुपया आपका हो गया, फिर आप किसी और को दे दिए। तो इस ढंग से पैसा क्या है कि जैसे ही जिसके पास पैसा है उस पैसे का जो भी होल्डर है उसको जो है पेमेंट हो जाएगा, उसके पास 100 रुपया चला जाएगा, है ना। तो एक तो वो हो गया कि फलाने को सर्टेन व्यक्ति को पेमेंट करना है या ऑर्डर कर सकता है, मतलब वो फलाने वो जो है फिर फर्दर जो है किसी और को इंडोर्स करके उसको पेमेंट करने के लिए बोल सकता है। अ सर्टेन पर्सन, इसमें जो भी पर्सन को जो है करना है, जैसे कि ये वनली टू जो था वो सर्टेन पर्सन होने चाहिए। और टू द बियरर,
बियरर, दो टाइप के जो है बिल ऑफ एक्सचेंज होते हैं टू द बियरर। बियरर क्या होता है, एक तो ये हो गया कि सर्टेन पर्सन, या तो उसको पेमेंट करो, या फिर वो जो है फिर इंडोर्स कर देगा कि हाँ फलाने को पेमेंट करो, फलाने को, ये पीछे लिखते जाएंगे और सिग्नेचर करते जाएंगे, एक लिंक चेन बन जाएगा। ए ने बी को दिया, बी ने सी को दिया, सी ने डी को दिया, इस ढंग से लास्ट में जो लास्ट पे ही होगा ई के पास आया तो ई जा करके ड्रॉई के पास चला जाएगा कि मेरे को पेमेंट दो। तो ये एक इंडोर्समेंट वाला चेन बन गया, ठीक है। और एक दूसरा ये होता है बियरर। बियरर का मतलब है कि जैसे पैसा जो होता है वो क्या है कि जिसके पास भी है वो उसका मालिक है, उसके पास 100 रुपये का नोट है तो 100 रुपया उसका है, ठीक है। और बियरर भी वही हुआ कि बिल ऑफ एक्सचेंज जो वो बना, बियरर बना, तो इसका मतलब ये है कि वो बिल ऑफ एक्सचेंज जिसके भी पास है वो जो है ड्रॉई के पास जाएगा और उसको पेमेंट मिल जाएगा, ठीक है। उसमें नाम नहीं लिखा होता कि फलाने व्यक्ति को ही जो है पेमेंट करना है, वो जो है बियरर चेक, बियरर बिल ऑफ एक्सचेंज है, जिसके पास भी है उसको पेमेंट मिल जाएगा। जैसे कि सर ने एक क्लास में जो है चेक के बारे में बताया था कि उसमें चेक में जो है बियरर करके रहता है, तो उसका मतलब ये होता है कि वो पहले कैश के रूप में, बहुत पहले में ऐसा होता था, आज के डेट में ये सब नहीं होता क्योंकि उसमें फ्रॉड वगैरह होते हैं। तो जो है उसमें क्या था, चेक में जो है ना बस लिखा होता है कि हाँ 2000 रुपये कैश, ये कैश के लिए इस्तेमाल होता था। चेक में जो बियरर रहता था उस चेक के लिए, कैश के लिए इस्तेमाल होता है। मान लीजिए उसमें 2000 रुपये लिखा है, तो हम अगर बैंक के पास गए ना तो बैंक हमको 2000 का दे देगी। अब वो चेक जो है किसी और के पास जो है होता था, तो वो जो है क्या कहते हैं, जिसके पास भी वो चेक रहेगा वो बैंक के पास जाएगा, बैंक उसको उतने पैसे जो है कैश में दे देगी, ठीक है। बियर का मतलब वो है, तो यहाँ भी वही है, लेकिन ऐसा ये ना जस्ट टाइप बताया जा रहा है। बियरर बिल ऑफ एक्सचेंज भी शायद अभी चैट जीपीटी में मैं देख रही थी कि आज के डेट में शायद इसको जो है बंद कर दिया है क्योंकि फ्रॉड वगैरह के चांसेस बढ़ जाते हैं ना। अच्छा, तो बस टाइप दो वो होता है, वो हमको ध्यान में रखना है फिलहाल। अब बिल ऑफ एक्सचेंज को और जो है दूसरे तरीके से अगर हम लोग बोल सकते हैं कि ए रिटन एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट, मतलब ये जो है एक ढंग का कर्ज है कि मैं किसी दुकान में गई, मान लीजिए दुकान में मैंने 10,000 का सामान खरीदा, तो वो दुकानदार जो है एक बिल ऑफ एक्सचेंज बनाया और उसमें लिख दिया, मुझे बोल दिया कि पूजा को जो है इतने रुपये पे करने हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एक ढंग से कर्ज ही हुआ ना। तो ये एक रिटन एक्नॉलेजमेंट है, मतलब कि सिर्फ मुंह से बोला हुआ नहीं है, रिटन में है बाय द क्रेडिटर। मतलब यहाँ पे क्रेडिटर कौन है, जो जो दुकानदार था, एक्सेप्टेड बाय द डेप्टर, मतलब कि मुझे पैसे देने हैं, तो चलता है उसमें वो डायरेक्शन रहता था कि मुझे एक्सेप्ट करने होंगे उस बिल ऑफ एक्सचेंज को कि हाँ मुझे देने हैं, है ना। और क्रेडिटर वो सेलर हो गया, है ना यहाँ पे। तो वो है बिल ऑफ एक्सचेंज, इसमें नाम लिखा हुआ रहना मैंडेटरी है ना? हाँ मैंडेटरी है वो मतलब फिर सर्टेन पर्सन, यहाँ हमने देखा ना कि ये जो किसको पे करना है हाँ, वो भी सर्टेन होना ओनली चाहिए, टू। और जो है ये किसको पे करना है वो भी सर्टेन होना चाहिए, है ना। सर्टेन पर्सन होने चाहिए या फिर बियरर भी चलेगा, है ना। या सर्टेन होने चाहिए कि हाँ फलाने व्यक्ति को पे करना है, और फिर उसमें अगर ऑर्डर लिखा होगा ना तो फिर वो फर्दर जो है इंडोर्समेंट कर सकता है कि हाँ फलाने को पे कर दो, ठीक है। वो चेन बन सकता है इसमें एक। कोई कोई पर्टिकुलर डेट पे लिखा रहता है कि इतने तारीख तक देना ये है समथिंग? ये कुछ फॉर्मेट आता है बिल ऑफ एक्सचेंज का, उसमें स्टैम्प वगैरह भी जो है बिल ऑफ एक्सचेंज के जो होते होंगे स्टैम्प वो सब सारे लगते हैं, ठीक है। कुछ फॉर्मेट होता है। तो डेट रहता होगा ना कि इतनी तारीख तक देना है, ऐसा कुछ हाँ है क्या? सर्टेन डेट होता है ना, ये टाइम भी डिफिनिट होता है। दो, अच्छा इसमें भी दो तरह के होते हैं डिमांड, हम लोग आगे पढ़ेंगे कि डिमांड होता है ऑन डिमांड और दूसरा होता है ऑन टाइम। ये देखो यहाँ हम लोग आगे पढ़ेंगे,
उस साइट बिल और टाइम बिल के बारे में बोल रहे हैं पूजा दी। हाँ हाँ, जो है टू टाइप्स के होते हैं। एक साइट बिल होता है, इसमें जो है लिखा डेट नहीं होता है, उसमें होता है कि जब भी आपसे मांगा जाएगा, जो भी आपके सामने वो बिल ऑफ एक्सचेंज जो है लेकर के आएगा, जो भी पर्सन पेई, तो आपको जो है पेमेंट करनी है ना। और एक है कि सेट पीरियड, है ना, उसमें टाइम रहेगा, 2 महीने के बाद, 4 महीने के बाद, जिस दिन बनाया जाएगा वो टाइम भी रहेगा। और उसमें ये टाइम पीरियड भी हो सकता है कि जब डेट लिखा हुआ है 2 महीने बाद, तो सीधी सी बात है ना, 2 महीने कैलकुलेट हो जाएंगे, है ना। 10 दिन के बाद तो कैलकुलेट हो जाएंगे। और उसमें ग्रेस पीरियड भी मिलेगा ना पूजा दी। हाँ हाँ, ग्रेस उसमें पीरियड कुछ अलग रहता से। है, वो डिफरेंट टाइप में डिफरेंट होते हैं। वो ग्रेस पीरियड अभी हम लोग नहीं पढ़ रहे, लेकिन उसमें ना कई सारे प्रोविजन है, हर एक के लिए अलग अलग। डेट रहता है तो क्या होता है, या फिर जो है टाइम पीरियड रहता है तो क्या होता है, उसमें अलग अलग है। ठीक है, तो वो अभी मुझे ध्यान में नहीं, इसलिए वो नहीं बता पाऊंगी। ठीक है, अच्छा अच्छा, कोई ना कोई ना। अच्छा, इसमें फिर क्या है कि अ रिटन ऑर्डर डायरेक्टिंग द ड्रॉई टू पे, है ना। उसमें क्या होता है, रिटन मतलब जस्ट अलग अलग ढंग से कहने की बातें हैं, चीजें एक ही है कि रिटन ऑर्डर है ना, लिखा हुआ ऑर्डर किया जा रहा है किसको, ड्रॉई को, जिसको पेमेंट करना है, टू पे अ सर्टेन अमाउंट, है ना। कुछ मतलब वो अमाउंट जो है सर्टेन होना चाहिए, किसको पे करना है, तो पेई को पे करना है ना, जिसको कि ऑन डिमांड और ए स्पेसिफिक टाइम, है ना। या तो उस सर्टेन टाइम लिखा रहेगा, या फिर जो है ऑन डिमांड, जब भी आपके सामने वो जो है ड्रॉई के सामने वो बिल ऑफ एक्सचेंज को प्रेजेंट किया जाता है, उस समय जो है ऑन डिमांड जो है पेमेंट करना होगा उनको। नेक्स्ट है, इसमें जो है 3 पार्टीज इन्वॉल्व होते हैं, है ना, जैसे कि ड्रॉर, ड्रॉई एंड पे। मतलब जो बिल ऑफ एक्सचेंज को जिसने बनाया, है ना, जैसे कि यहाँ पे देखिए, ए ने जो है बनाया, ठीक है, ड्रॉर है ये, ठीक है। ये जो है बी है, बी को जो है, बी ने सामान, जैसे कि मान लीजिए बी ने सामान खरीदा, ठीक है, ए के दुकान से, तो ए जो है क्या करेगा, बिल तैयार करेगा, है ना, बिल प्रिपेयर करेगा, यानी कि जो है बिल ऑफ एक्सचेंज जो है बनाएगा। और उसमें जो है ऑर्डर किसको दिया जाएगा, बी को ऑर्डर दिया जाएगा कि तुम्हें जो है इतने पैसे पे करने हैं। और मान लीजिए ए को भी पे किसको करना है, सी को मान लीजिए पे करना है, तो वो क्या ऑर्डर करेगा उसमें कि जो है 5,000 रुपये बी जो है 5,000 रुपये सी को दे दो। ठीक है, मान लीजिए ए को सी को पैसे देने थे, तो वो क्या किया कि वो बोला, बी के लिए लिख दिया कि बी जो है ना, तुम ना सी को ही पैसे दे दो। ऐसे बी जो है ए को पैसे देगा, ए फिर सी को पैसे देगा, तो उसने डायरेक्टली बिल ऑफ एक्सचेंज में लिख दिया कि जो है तुम जो है पेमेंट किसको कर दो, सी को। तो यहाँ पे ए क्या हो गया, ड्रॉर हो गया, बी का क्या हो गया, ड्रॉई हो गया, और सी क्या हो गया, पेई हो गया। अब देखिए, एक कंडीशन तो ये है, दूसरा कंडीशन ये है कि ये जो सेलर है वो ऐसा भी तो लिख सकता है कि पेमेंट मुझे ही कर दो, 5,000 रुपये जो है, 5,000 का सामान तुमने खरीदा, तो ठीक है, ये पैसे जो है मुझे पे कर दो। तो इस केस में क्या हुआ कि उस बिल ऑफ एक्सचेंज को बनाया किसने, ए ने बनाया, तो वो ड्रॉर हो गया। और पेमेंट किसको करनी है यहाँ पे, तो एक पेमेंट जो है क्या कहते हैं, ए को ही करना है। वो 5,000 रुपये किसको मिलना है, ए को मिलना है। तो ए यहाँ पे ड्रॉर भी हो गया और पेई भी हो गया। और ड्रॉई कौन हो गया, बी हो गया। पहले केस में ड्रॉर ये हो गया, ड्रॉई ये हो गया, और सी जो है पेई हो गया। क्लियर है, किसी को कुछ दो टाइप के हैं, अगर किसी को कुछ दिक्कत हो तो बोलिए, नहीं तो आगे बढ़ेंगे। दूसरा वाला एक बार बताइए। दूसरे कंडीशन में ये सेलर है मान लो, और ये जो है परचेजर है,
तो ए ने क्या जो बिल ऑफ एक्सचेंज बनाया, उसने उसमें लिख दिया कि फलाने डेट को या 2 महीने बाद जो है बी जो है मुझको जो है 5,000 रुपये दे दो। ठीक है, तो यहाँ पे ड्रॉअर किसको कहते हैं? जिसने बिल ऑफ एक्सचेंज को बनाया। तो यहाँ किसने बनाया? ए ने बनाया। ए तो ए क्या हो गया? ड्रॉई हो गया। ठीक है, उसमें draw- ऑर्डर किसको ए ने किया? बनाया तो ए ड्रॉअर हो गया। draw- अब किसको पेमेंट करना है? बी को। ऑर्डर किसको किया गया कि पेमेंट करने के लिए? बी को। तो बी क्या हो गया? ड्रॉई हो गया। ठीक है, और पेई किसको बोलते हैं? जिसको पेमेंट मिलना है। तो दूसरे केस में क्या उसने लिखा था कि जो है मुझे पेमेंट कर दो। तो ये ए क्या हो गया? पेई हो गया। तो ए जो है ड्रॉअर भी हो गया और पेई भी हो गया, जबकि बी जो है वो ड्रॉई रह गया। ड्रॉई हो गया, है ना। तो इसमें 3 पार्टीज होते हैं, लेकिन ए जो है ड्रॉअर जो है पेई भी हो सकता है, यानी कि 2 पार्टीज भी हो सकता है। इन जनरल 3 होते हैं। इस ढंग से देखो, पार्टीज और भी 3 मिनिमम है। अगर जो है ऑर्डर वाला है, जैसे कि ये जो हमने पढ़ा ना अभी कि या तो कहने का fix- मतलब ये है कि एक इंसान 2 चीज हो सकते हैं। हाँ, एक इंसान 2 चीज हो सकते हैं। यहाँ पे पेई और ड्रॉअर दोनों हो सकता है, या फिर 3 व्यक्ति होंगे, या फिर और भी बहुत सारे होंगे। जैसे कि यहाँ पे देखो कि ये जो ऑर्डर वाला था, हमने पढ़ा ना यहाँ पे कि ओनली टू और ऑर्डर, है ना, दोनों टाइप के हो सकते हैं, है ना। कि मतलब उसमें ऑर्डर किया गया कि सी को पेमेंट कर दो या ए को पेमेंट कर दो। ठीक है, तो ये आगे अगर ऑर्डर लिखा हुआ है कि 5,000 पे 5,000 रुपीज टू ए और ऑर्डर, है ना, टू सी और ऑर्डर। तो इसका मतलब क्या हो गया कि सी को पेमेंट करनी है या फिर सी किसी और को ऑर्डर कर सकता है। मतलब ये पेमेंट जो सी को ऐसे मिलेगा। अब जो है ये इंडोर्स कर दिया उस बिल ऑफ एक्सचेंज के बैक में कि जो है ये पेमेंट जो है ना डी को कर दो, और उसके बगल में अपना सी अपना सिग्नेचर कर दिया। तो अब पेमेंट किसको मिलेगा? डी को मिलेगा। अब इसने जो है क्या होता है किसी उस बिल ऑफ एक्सचेंज को जो है ई को इंडोर्स कर दिया। अब फिर से बैक में जो है क्या लिख दिया कि ई को जो है पेमेंट कर दो, और बगल में डी ने सिग्नेचर कर दिया। तो क्या हुआ? एक तो से वो दूसरे पेमेंट में ई को मिल जाएगी। हाँ, ई को मिल जाएगा। ई किसके पास जाएगा? बी के पास जाएगा, क्योंकि पेमेंट किसको करनी है? बी को। बिल्कुल। हाँ, ठीक है। तो पूजा दी हाँ, ये पूछ रहे थे कि जो जब कागज बनेगा बिल ऑफ एक्सचेंज का, तो उसमें पेई का नाम डाला जाएगा या फिर ऐसे कभी भी ऐसा हो सकता है कि अचानक से बोल दिया जाए कि नहीं आप पेई को पेमेंट कर दो? नहीं, इसमें पेई का mandatory नाम है? इसमें हमने पढ़ा ना कि 2 टाइप के होते हैं, बियरर और हाँ, ऑर्डर। हाँ। ऑर्डर अगर ये ओनली टू वाला केस होगा, तो ओनली टू वाला हाँ। केस होगा तो उसमें सी लिखा रहेगा या ए लिखा रहेगा कि फलाने को पेमेंट करो। ठीक है, और उसके बाद अगर ये लिख देता है कि पे 5,000 रुपीज टू सी और ऑर्डर, ऐसा अगर और ऑर्डर करके लिखा रहेगा ना, तो यानी कि सी किसी और को भी इंडोर्स कर सकता है। सी जो है डी को कर सकता है, डी से ये मतलब ये बहुत बड़ा चेन बन सकता है। और जो लास्ट जिसको इंडोर्समेंट होगा वो जा कर करके बी से जो है पेमेंट ले लेगा जाके। पेमेंट ले सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों टाइप के हैं। पूजा दी, इसमें ड्रॉ भी तो कभी पे ही नहीं हो सकता है। नहीं, ये अपने आप को कोई क्यों पे करेगा, है ना। वही पेमेंट ना, आप करना अभी है कुछ डी देर को। पहले बोले थे एक आदमी 2 चीज हो सकता है। ये पे ही नहीं। जो है ये वो ड्रॉअर दो जो है बारे तो में वही नहीं बोला हो ना। सकता है। ड्रॉवर और ड्रॉई पेई के बारे के में। लिए नहीं बोला है मैंने। तो एक आदमी 2 चीज हो सकता है, ये गलत स्टेटमेंट है ना। ड्रॉ ये अरे इसके लिए है, इसके लिए अरे है, हो ए के लिए सकता है, है। संभावनाएं हैं, यहाँ पे होगा ही, ये नहीं, थोड़ी बोल रहे अरे हैं।
अरे बुक अरे में, इन द ड्रॉवी सेंस पे ही होता नहीं है। हो सकता है, ड्रॉवर पे ही होता है। हाँ ड्रॉई, ड्रॉवर हाँ पे ही हाँ हो ये सकता है वही। लेकिन ये ड्रॉवी नहीं होगा। स्टेटमेंट सिर्फ इसके लिए है, बी के लिए नहीं है। क्योंकि अपने आप पेयर को होता है पेमेंट ना, कैसे पेयर होगा? और ड्रॉई दोनों हो गया। हाँ ड्रॉअर और पूजा पेई दी दोनों मतलब हो आप सकता है, या ये फिर बोल डिफरेंट सकते हैं भी कि हो सिर्फ सकता है। ड्रॉवर पे ही हो सकेगा, ड्रॉवर ही दो दो आदमी बन सकता है, ड्रॉवी नहीं बनेगा कभी। हाँ ड्रॉई नहीं बनेगा। अपने आप को पेमेंट हाँ किस लिए करना? ड्रॉवी क्यों बनेगा? क्योंकि वो तो पेयर है ना, वो हाँ तो ये तो पेयर है, वो पेयर क्यों है। बनेगा? वही वो बात अपना पूजा पैसा ने अपने रख बताई। ले, पे कर रहा है, क्यों रखेगा खुद को? वो तो पेयर है। ठीक है, उसको आगे और देखेंगे, इसमें और भी डिटेल्स में है, किसका लाइबिलिटी वगैरह है उसमें भी जो है और डिटेल्स में पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा देखो तो फिर ये क्लियर हो गया ना, ड्रॉअर कौन है? जो उसको बनाता है। ठीक है, ड्रॉई कौन हो गया? जिसको कि पेमेंट करना है, जिसको कि पेमेंट करने का ऑर्डर दिया गया है। ठीक है, पेई, पेई क्या हो गया? द पर्सन इन हुज फेवर द बीओई हैज मेड। यहाँ पे इसका हुज फेवर किया गया है, किसके फेवर में बनाया गया है? मान लो कि ए के फेवर में बनाया गया है, तो यहाँ पे ए जो है हो जाएगा कौन? पेई, है ना। उसके बाद क्या लिखा है कि और द पर्सन टू हुम, है ना, जिसके, जिसको पेमेंट अमाउंट इज पेबल, जिसको पेमेंट करना है, तो किसको पेमेंट करना है? मान लो सी को पेमेंट करना है, तो वो भी पे ही हो गया। ठीक है, जिसके फेवर में बनाया गया, मान लो ए के फेवर में बनाया गया, तो वो पे ही है। सी को डायरेक्शन दिया हुआ है कि उसको पे कर दो, तो सी यहाँ पे ही हो गया। और नेक्स्ट क्या लिखा है? मेरा माउस सही से काम नहीं कर रहा। टू हुज ऑर्डर द पेमेंट इज पेबल। हुज ऑर्डर मतलब यहाँ मान लो सी के ऑर्डर से जो है डी को पेमेंट करना हुआ, है ना। सी का ऑर्डर चला ना, यहाँ पे इंडोर्समेंट हुआ, तो सी ने ऑर्डर किया डी के लिए कि डी को पेमेंट कर दो, तो यहाँ पे सी भी पे ही हो गया। यहाँ डी के यहाँ पे पे ही कई सारा है, मल्टीपल पे ही है यहाँ पे, है ना। सी ने जो है डी को इंडोर्स किया, सी भी पे ही हो गया, डी भी पे ही हो गया, ई भी पे ही हो गया। ठीक है, तो बी को पेमेंट किस, बी के लिए जो है पेमेंट किसको करना है? पेमेंट किसको करेगा? तो जो लास्ट पे ही ठीक हो। है ना, लास्ट पे ही है उसको पेमेंट करेगा। वो उसके बैक में ना देख लेगा कि लास्ट कौन है, तो और वही वही पर्सन आया हुआ है मेरे पास, तो फिर वो क्या कहते हैं, उसको देख करके पेमेंट कर देगा। ठीक है, अब देखिए डॉर्स की लाइबिलिटी क्या है? डॉर्स मीन्स यहाँ पे ए की लाइबिलिटी कैसी है? तो यहाँ पे बोल रहा है कि सेकेंडरी है, तो प्राइमरी लाइबिलिटी किसका है? पेमेंट करने का लाइबिलिटी किसका है? ड्रॉई का, बी क्या है ना, बी को पेमेंट करना है, तो पेमेंट का लाइबिलिटी प्राइमरी किसका है? मुख्य किसका है? बी का है। ए के पास सेकेंडरी लाइबिलिटी जाता है कि अगर बी रिफ्यूज कर देता है पेमेंट करने के लिए, तो फिर ई कहाँ जाएगा? ए के पास जाएगा, ए के पास। है ना। तो ए का लाइबिलिटी क्या हो गया? सेकेंडरी। बी का लाइबिलिटी क्या हो गया? प्राइमरी। तो ये वही लिखा है कि जो है ड्रॉयर का, और वो कब एराइज होता है? एराइजिंग ओनली इफ द ड्रॉई फेल्स टू पे। अगर जो है ये बी जो है पेमेंट नहीं करता है, तब ए का लाइबिलिटी हो जाता है, फिर ए जो है उस चीज को टेकल करेगा जैसे भी है। और बी ने पेमेंट कर ही दिया, तो फिर ए को क्या मतलब है ना। और अगर पेमेंट नहीं हुआ किसी भी कारण से, ठीक है, इन केस ऑफ डिसऑनर द पेमेंट नहीं हुआ, तो फिर जो है ई क्या करेगा? फिर एक ई क्या करेगा? सारे को जो है नोटिस देगा। किसको किसको नोटिस देगा? ए को देगा, ऑल पार्टीज, है ना। ए को नोटिस देगा, बी तो रिफ्यूज ही कर रहा है, तो उसके अलावा कौन है? ड्रॉअर, इसका लाइबिलिटी बनता है, इसको नोटिस देगा, सी को नोटिस देगा, ई को नोटिस देगा। क्लियर? सारे पार्टी को नोटिस देगा वो।
है ना। दूसरा है आपका नोटिंग एंड प्रोटेस्ट एज प्रूफ, है ना। इसमें नोटिंग किसको कहते हैं, प्रोटेस्ट किसको कहते हैं, है ना। इसको बहुत डिटेल्स में नहीं जाना है, हल्का सा मैं बताती हूँ, ठीक है। प्रोटेस्ट कहते हैं जैसे ही बी, सॉरी पहले नोटिंग होता है, जैसे ही बी जो है रिफ्यूज किया कि हम इस वजह से पेमेंट नहीं करेंगे, या हम इसको नहीं मानते हैं, हम तो नहीं बनाए, कुछ भी किसी ढंग से वो जो है उसको पेमेंट नहीं किया, तो क्या है कि ये तुरंत ई जो है, तुरंत हो सकता है दूसरे शहर में रहता हो बी, ई दूसरे शहर में रहता हो, तो बी जैसे ही पेमेंट करने से रिफ्यूज किया, उसी शहर में तुरंत जाकर ये नोटरी के पास जाएगा, ठीक है। नोटरी के पास जाएगा और ये जो है उसी बिल ऑफ एक्सचेंज पे डेट लिख के रीजन लिखेगा। ये जो नोटरी पब्लिक ऑफिसर होंगे नोटरी के, वो डेट रीजन वगैरह लिख करके वो अपना स्टैम्प मोहर सिग्नेचर कर देंगे कि इस तारीख को जो है इस बिल ऑफ एक्सचेंज को जो है बी ने जो है रिफ्यूज किया पैसे देने के लिए, ठीक है। ये जस्ट प्रूफ के लिए है। और नोटरी ने जनरल प्रैक्टिस ये है कि वो सब चीज लिखने के बाद रीजन लिख दिया, डेट लिख दिया, उसके बाद बी के सामने रखेगा, ठीक है, उस बिल ऑफ एक्सचेंज को। या फिर एक दूसरे पेपर पे भी बना सकता है, तो ये उसके सामने बी के सामने रखेगा, बी फिर से रिफ्यूज किया कि हाँ ठीक है हम नहीं देंगे, तो फिर सी जो ये जो नोटरी ऑफिसर है उस पे जो है मुहर और सील जो भी है अपना सिग्नेचर करके वो ओके कर देंगे, तो इसको नोटिंग कहते हैं। और ये करने के बाद ये तो इमीडिएटली कर लेगा, अब उसके जो भी रीजनेबल टाइम है इसका नोटिंग के लिए, उसके बाद फिर वो एक सर्टिफिकेट बना के देगा डिटेल्स में। प्रोटेस्ट उसको जो डिटेल्स में सर्टिफिकेट बनाते हैं ना उसको प्रोटेस्ट कहते हैं। उसमें पूरा लिखा रहेगा कि ये जो है पूरा बिल ऑफ एक्सचेंज के बारे में कि इससे ऐसे गया था, वो हुआ था, ए ने बनाया था, बी को पे करना था, फिर वो सी के लिए था, सी ने जो है फिर इसको डी को दिया, डी ने फिर ई को दिया, ई इतने तारीख को जो है बी के पास गया, बी ने बोला कि जो है फलाने कारण से मैं इसको पेमेंट नहीं करूँगा, ऐसे करके सारे डिटेल्स में जो है वो बनेगा, तो उसको जो है सर्टिफिकेट जो देगा उसको प्रोटेस्ट कहते हैं, ठीक है। नोटिंग एंड प्रोटेस्ट क्लियर हुआ, मतलब थोड़ा सा हाँ प्राइमरी रूप में। दी हाँ जी, नोटरी ऑफिसर का जो स्टैम्प होता है वो अग्रीमेंट पे भी होता है ना, लगता है ना। हाँ एग्रीमेंट वगैरह करवा सकते हो। अच्छा दी, अगर एग्रीमेंट पर वो नोटरी ऑफिसर का मोहर लगा है तो उसका क्या मतलब है। तो थोड़ा सा ज्यादा वैल्यूएबल हो गया ना, जैसे मतलब रेंट वो एक एग्रीमेंट। तरह से वेरीफाइड हो गया, जितना हाँ भी लोन वेरीफाइड हो सैंक्शन गया। करवाते हैं स्टैम्प पेपर पे, तो उसमें नोटरी का मैंडेटरी होता है। यानी आप एक तरह से वेरीफाई करवा लिए, कोर्ट की तरफ से आपको अलाउ मिल गया, क्योंकि नोटरी ऑफिसर होता है वो कोर्ट का ही ऑफिसर है एक तरीके से। हाँ बिहार सरकार या इसका भारत सरकार दो लाइसेंस देती है, अच्छा उसके अलग से एग्जाम होते हैं। कि मतलब ये एग्रीमेंट का पेपर बनवाया और उस पर नोटरी ऑफिसर का स्टैंप लगवाया, उसके बाद वो लोन ले सकता है हाँ उस एग्रीमेंट पेपर के थ्रू। मतलब वो तो एग्रीमेंट जो बनवाया तो लोन का ही ना हुआ होगा, बात हुआ होगा जो जिस एग्रीमेंट पेपर पे वो बनाया, वो तो लोन का ही एग्रीमेंट ऐसा एग्रीमेंट ऐसा पेपर तो नहीं है, बहुत चीजों का हो सकता है ना, ये लोन बहुत चीजों का एग्रीमेंट पेपर होता है, लोन के कोई लिए भी, नहीं। मतलब कोई भी मेरे तुम्हारे जैसे बीच आप कोई चीज। जैसे आप प्रोफेशनली ये देते हो, मकान किसी को देते हो एग्रीमेंट पे दे सकते हो, भाई इतने साल का एग्रीमेंट है, ऐसा ऐसा रेंट ये है। या एग्रीमेंट बनवाते हैं। द एग्रीमेंट हाँ क्या हाँ होता है कि हमारे तुम्हारे बीच कुछ चीज बातें रेंट तय एग्रीमेंट हुई, पे नोटरी नहीं लगते, स्टाम्प लगता है। तो हम तुम बीच में बिल्कुल, कुछ भी वो एग्जांपल दे रही है वो। कि हमारे हाँ, नहीं तुम्हारे बीच कुछ भी एग्रीमेंट हुआ, तो उसको जो है क्या कहते हैं ज्यादा इन्फोर्सिबल बनाने के लिए हम नोटरी ऑफिसर से जो है उसमें साइन करवा लिए, स्टाम्प वो कितना लगवाना, स्टैम्प पेपर पे ये स्टाम्प किया, लगा, हाँ हाँ स्टैम्प हाँ पेपर पे उस पे जो है क्या स्टाम्प पेपर पे हाँ लगा हाँ दो। हाँ हाँ, वो जो है हाँ हाँ करके और उसको फिर हम जो है ये भी कर लिए,
है ना। और भी अच्छा, अगर और भी ज्यादा इनफोर्सिबल बनाना है तो रजिस्ट्री करा लो, है ना। नहीं, जैसे कि आप देखते होंगे पुजारी, अभी जो एग्जाम निकला था, चाहे न्याय मित्र का निकला हो, उसका निकला हो, तो उसमें आपको देखे होंगे नोटरी का साइन भी चाहिए होता है स्टैम्प। यानी वो वो एक आप ही तरह से रिपीट के लिए वेरीफाई। नेसेसरी है, वो आप ही रिपीट के लिए नेसेसरी होता है नोटरी। और रेंट एग्रीमेंट स्टाम्प पेपर पे ही बनता है 1000 के। रेंट वो एग्रीमेंट अलग चीज 1000 होगी, पे रेंट बनता एग्रीमेंट है, अलग 100 चीज रुपये होगी। पे बनता है। अरे ऐसा जरूरी नहीं है, वो 500 वाले पे भी बनता है। एरिया के 500 पे अकॉर्डिंग बने, बनता है ना। 100 पे भी बन सकता है, आप सादा कागज पे एरिया भी के रेंट एग्रीमेंट अकॉर्डिंग, बना। हाँ, एरिया के अकॉर्डिंग मतलब कैसा है प्रॉपर्टी, उसके अकॉर्डिंग बनता है स्टाम्प पेपर पे रेंट बस एग्रीमेंट। एक्चुअली ये है कि आप 1000 पे बनवाते हैं तो उसका वैल्यू बढ़ जाता है, बस यही हाँ, अंतर है। तो वो प्रॉपर्टी का हुआ ना, जैसे डोमेस्टिक है या कॉमर्शियल है, उस अकॉर्डिंग बन जाता है हाँ हाँ एरिया के हाँ, अकॉर्डिंग। अच्छा, ठीक है। इसेंशियल कंडीशन नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। ये जो है राइटिंग में होना चाहिए, हम लोगों ने देखा ऑरल नहीं चलेगा। दूसरा है कि कंडीशनल होना, अनकंडीशनल होना चाहिए। कंडीशन उसमें नहीं हो कि तुम ये गुड्स पे करो तब जो है तुम्हारे को इतने पैसे मिलेंगे, ऐसे नहीं होगा। ठीक है। इसमें ड्रॉअर जो बनाने वाला है उसका जो है साइन मस्ट है। उसकी में जो है ड्रॉअर, ड्रॉई और पे, ये सारे जो है ना सर्टेन होने चाहिए, मतलब स्पेसिफिक पर्सन होने चाहिए। ठीक है। ऐसा नहीं कि तुम ना मेरे दोस्त को जो है कहते हैं 5,000 रुपया पेमेंट कर देना। अब दोस्त को पे कर देना का क्या मतलब है ना। दोस्त कौन कोई से वाले डिफाइंड दोस्त? पर्सन, डिफाइंड वर्ड है नहीं, इजली डिफाइंड दोस्त। पर्सन नहीं है, तो वो सर्टेन होना चाहिए। अच्छा, एक्सप्रेस ऑर्डर टू पे, है ना, उसमें जो है ये नहीं हो कि प्लीज आप इतना रुपया ना पे कर देना, ये जो है ये नहीं है, ये ऑर्डर है, फलाने को इतना पैसे पेमेंट करो, है ना, ये ऑर्डर है। ठीक है। हम्म, ऑर्डर टू पे मनी एंड मनी ओनली, इसमें जो है ऐसा नहीं कि तुम फलाने को ना 10 किलो गेहूं दे देना। ठीक है, ये पैसा ही होगा। अच्छा, ये जो सम है जितना पेमेंट करना है वो सर्टेन होना चाहिए और डिफिनिट सम होने चाहिए, मतलब कि 5,000 रुपये पेमेंट करो, है ना। इसमें और डिटेल्स में देखेंगे जब डिटेल्स में इसको जाएंगे। ठीक है, तो 5,000 पेमेंट करो। जब यहाँ पे पेमेंट जो है मतलब ऑनलाइन ऑफलाइन ऐसा कुछ भी है क्या? ऑनलाइन ऑफलाइन ये तो आ जाया ना, बिल ऑफ एक्सचेंज पहले कैश में ही हाँ जाके बिल्कुल। देंगे ना आप। ये सब तो तो अभी आज के डेट ऐसे में भी ये पुराना चीज, चीज हो गया, है ना। आज के डेट में ये चीज भी तो ऐड ऑन होगा फिर तो। हाँ, आज के डेट में जो है चेक जो है तीन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट अभी हम लोग पढ़ेंगे, है ना। बिल ऑफ एक्सचेंज, आपका प्रोमिसरी नोट और जो है चेक। यहाँ तो जो है उस दोनों की बात तो छोड़ दीजिए, यहाँ तो चेक भी अब आउटडेटेड चीज हो गया। चेक से आप पेमेंट बहुत कम ही होता है ना। अब तो ऑनलाइन अब ट्रांजेक्शन है ही, तो ये सब तो हाँ, पहले की चीजें हैं, लेकिन बस नहीं, हम तब लोग पर भी चेक चेक अभी है, चल रहा है पुजारी ये चीज। हमने कहाँ कहा कि नहीं चल रहा हाँ, है। मतलब बहुत कम है। थोड़ा कुछ अंतर पड़ा होगा। हाँ, हाँ, बहुत कम हो गया है ना। तो डिलीवर्ड टू पेई, इसमें जो है पैसे जो है किसको पेमेंट किए जाते हैं, पेई को। किसी ना किसी को तो पेमेंट करना है ना, तो पेई को पेमेंट करना ही है ना। ऐसा नहीं कि हवा में झूला पैसा, अगर वो कर्ज है तो किसी न किसी को तो पे करना है, तो पेई को पेमेंट करना है। स्टैम्प, है ना, इसके ऊपर जो भी लॉज कहता है उसके अनुसार स्टैंप लगने चाहिए। अच्छा, कहीं कहीं पे बिल ऑफ एक्सचेंज में है कि स्टैंप नहीं भी जरूरत है, तो लॉ जैसा कहती है वैसा जो है स्टैंपिंग होगा। ठीक है। अब जो है हम लोग डिटेल्स में हर एक को पढ़ लेते हैं। राइटिंग, राइटिंग का मतलब क्या है। राइटिंग का मतलब ये है कि जो है टाइप होना चाहिए, है ना, इंक से या फिर प्रिंटिंग, है ना, या फिर हाथ से ही लिख दिए। राइटिंग का मतलब ये नहीं है कि मतलब हाथ से लिख दिए, प्रिंट कर दिए, वो दोनों चलेंगे। ठीक है। और ऑरल एग्रीमेंट नहीं चलेंगे, रिटर्न तो होना चाहिए, या तो हाथ से या प्रिंटिंग से या कैसे भी। ठीक है, ऑरल नहीं चलेंगे।
और कंप्लाइंग विथ सेक्शन 5 क्या कह रहा है पूजादी, मतलब सेक्शन 5 में ये चीज हाँ, दिया है। सेक्शन 5 में जैसे जैसे बोल रहा है, अभी हम लोग ने जो पहला वाला डेफिनेशन पढ़ा वो सेक्शन 5 ही था ना, तो सेक्शन 5 में जो जो लिखा है उसके अनुसार से वो होने चाहिए। कंप्लाई कर। हाँ, नो प्रेस्क्राइब्ड प्रोफार्मा, मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब ऐसे ही बिल्कुल लिखो कि कहते फलाना व्यक्ति फलाने व्यक्ति को इतना रुपया पेमेंट करो, मतलब इस टाइप के होने चाहिए, लेकिन ये नहीं है कि एकदम बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। ठीक है, मतलब सर्टेन पर्सन हो, सर्टेन व्यक्ति को पेमेंट करने के लिए कहा जाए, और सर्टेन व्यक्ति को पेमेंट करने के मतलब पेई और जो ड्रॉर है ये दोनों जो है सर्टेन होने चाहिए, है ना। और जो ड्रॉर जो बनाने वाला है वो भी सर्टेन वो भी होना चाहिए। तो वो सारे का नाम लिख दिया, फिर जो है आपका पेमेंट जितना करना है वो लिख दिया। तो इस ढंग से इतने चीज होने चाहिए। वो आगे पीछे ये वो को का की, अब वो सब उतना प्रेस्क्राइब्ड नहीं है। और बट द इंस्ट्रूमेंट, और उसमें इंस्ट्रूमेंट में जो है वही बोल रहा है कि मतलब कोई प्रेस्क्राइब प्रोफार्मा नहीं है, लेकिन इसके जो भी इसेंशियल है, इसमें ड्रॉर ड्रॉई पेई डिफिनिट सम, सिर्फ मनी ही होना चाहिए, ये सारे को कंप्लाई करने चाहिए, ये सारे इसेंशियल जो है उसमें होने चाहिए। नेक्स्ट इसेंशियल है आपका अनकंडीशनल ऑर्डर, है ना। इसमें ऑर्डर टू पे होता है और वो अनकंडीशनल होने चाहिए। यानी अनकंडीशनल मतलब कि हर हालत में, हर एक स्थिति में उसका पेमेंट हो ही, है ना। तो दूसरा है कि नो कंटिंजेंसी, ऐसा नहीं कि फलाना व्यक्ति जो है गुड्स डिलीवर कर देगा तब जो है इतना रुपया पे कर देना, फलाना व्यक्ति फलाने व्यक्ति से शादी कर लेगा ना तब इतने पैसे उसको पे कर देना, इस टाइप की चीजें नहीं चलेगी। और अगर कंडीशनल है तो वो इनवैलिड बीओई है, ठीक है, इनवैलिड बिल कहलाएगा। अब जैसे कंटीजेंसी मतलब क्या हुआ पूजादी, मतलब ये तो कंडीशन हो उसमें गया ना। कंडीशन, हाँ कंडीशन नहीं चलेंगे। तो कंटीजेंसी और कंडीशन तो एक ही बात हुआ ना फिर तो। हाँ हाँ, वही वही है, वही अलग अलग टाइप में लिखा हुआ है, चीज वही है। अनकंडीशनल है, यहाँ पे भी वही है, नो कंटिंजेंसी। अच्छा, यहाँ पे देखिए, जैसे एग्जांपल में 90 दिन आफ्टर साइट, है ना, कि जो भी है 90 दिन के बाद पेमेंट कर देना। और यहाँ पे क्या लिख दिया कि व्हेन आई मैरी, है ना, तो ये क्या हो गया, इनवैलिड हो गया। ये कंडीशन इसमें दे दिया ना, ये इनवैलिड हो गया। अच्छा, व्हेन आई एम प्रॉस्पेरस कंडीशन, मतलब जब मेरी स्थिति ठीक हो जाएगी ना तब मैं पेमेंट कर दूंगा। अरे अच्छी स्थिति कब होगी, इस कोई डिफाइंड तो है नहीं। और अच्छी स्थिति का मतलब क्या है, जब मेरे पास मैं लखपति हो जाऊंगी तब अच्छी स्थिति होगी, कि मैं करोड़पति हो जाऊंगी तब अच्छी स्थिति होगी, कोई डिफिनेशन तो इसका है नहीं। तो ये जो है इनवैलिड हो गया। अच्छा, इसका एक्सेप्शन क्या है कि अनकंडीशनल जो है कंडीशन भी हो सकते हैं, लेकिन किस टाइप के, वही जो हम लोग जो है वेस्टेड इंटरेस्ट वगैरह में पढ़े हैं ना, उसी टाइप का, कि मतलब डेथ टाइप का, जो ऐसा कंडीशन जो कि सर्टेन इवेंट है ना। तो सर्टेन इवेंट मतलब वही डेथ, है ना। तो जैसे कि वैलिड कंडीशन जो है इसमें क्या हो सकता है कि पेमेंट आफ्टर ए टाइम लमसम, मतलब कि 2 महीने के बाद पेमेंट कर देना, है ना। पेमेंट इन इंस्टॉलमेंट, ये सब चलेगा कि एक महीने के बाद जो है 1000 दे देना, 2 महीने के बाद जो है फिर 1000 दे देना, इस ढंग का इंस्टॉलमेंट भी हो सकता है। और तीसरा क्या है, लाइफ एक्सपेक्टेड इवेंट, ये हो सकता है कि जो है जब सी मर जाएगा तब जो है 5000 रुपया पे कर देना, है ना, ये चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जाम्पल में आई ऑर्डर टू पे बी ₹2000 15 days आफ्टर द डेथ ऑफ सी। तो आफ्टर द डेथ ऑफ सी क्या हो गया, कंडीशन हो गया, लेकिन ये कंडीशन कैसा है, सर्टेन इवेंट है ना। तो ये तो मरेगा ही मरेगा, तो जब भी मरेगा उसके 15 दिन बाद जो है ये बी को जो है पेमेंट करने हैं। क्लियर है ना, ये कंडीशन वैलिड है। अब साइंड बाय ड्रॉर,
जो जो बनाने वाला है उसका जो है साइन जो है वो मस्ट है, और एक्सेप्टर का साइन जैसे कि यहाँ पे जो है पेमेंट किसको करना है ना, जो बनाने वाला है उसका साइन, और उसके नीचे फिर उसको एक्सेप्ट करने वाले का साइन बी, ठीक है, उस बी भी का भी जो है उसमें साइन रहेगा। उसके बाद अगर ये साइन नहीं होता है तो वो क्या कहलाएगा, अपूर्ण और इनइफेक्टिव, मतलब कि उसका जो है कोई इफेक्ट नहीं होगा, इनफोर्सिएबल नहीं होगा, वो बिल ऑफ एक्सचेंज वैलिड नहीं होगा, ठीक है। तो ये सिग्नेचर जो है वो बाद में भी ऐड किया जा सकता है ना, और अगर वो मिटा दिया गया, रिमूव कर दिया गया या नहीं है उस पर सिग्नेचर तो वो इनवैलिड हो जाएगा। अब यहाँ पे बोल रहा है नेक्स्ट इसेंशियल की ड्रॉ, ड्रॉई एंड पेई, है ना, ये तीनों ही चीजें जो है ये सारे जो है ये सर्टेन होने चाहिए, ड्रॉ, ड्रॉई और पेई, या ये सब ये जो है सर्टेन होने चाहिए। डी जो है ऐसा नहीं बोल सकता कि जो है मेरे फ्रेंड को पे कर देना और करके सिग्नेचर कर दिया, तो अब मेरे डी का फ्रेंड कौन है, ये तो अनसर्टेन हो गया, तो ऐसा नहीं चलेगा। डी को लिखना पड़ेगा कि मिस्टर ई को जो है पेमेंट करो, ठीक है, सर्टेन होना चाहिए। स्पेसिफाइड विथ रीजनेबल सर्टेनिटी, उसका जो आइडेंटिटी है ना वो इतना कम से कम होना चाहिए जिससे कि वो पर्सन आइडेंटिफाई हो जाए, मतलब इतना सफिशिएंट आइडेंटिटी डिस्क्लोज होना चाहिए। पेई मतलब ये इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे कि डी का जो है सुनील नाम का दो दोस्त है और उसने सिर्फ लिख दिया कि जो है मेरा जो फ्रेंड है क्या कहते हैं सुनील, उसको पेमेंट करिए, तो अब ये हो जाएगा ना कि मतलब अब कौन सा सुनील, मतलब इस टाइप का, मतलब डिफिनिट होना चाहिए, मतलब इतने चीजें उसमें लिखे होने चाहिए। अगर उसमें ये लिख देता है कि सुनील जो कि बेटवन बाजार में रहता है, सुनील जो कि जो है भागलपुर में रहता है, मेरा जो फ्रेंड है वो ऐसे कर, तो उसका आइडेंटिटी डिस्क्लोज हो गया अच्छे से, ठीक है, तो उतना सफिशिएंट होना चाहिए। वही लिखा है कि एबल टू आइडेंटिफाई द पर्सन टू हुम प्रेजेंट द बिल फॉर एक्सेप्टेंस और पेमेंट, है ना, किसको पेमेंट करना है या किसको एक्सेप्ट करना है, वो बिल ऑफ एक्सचेंज को एक्सेप्ट कर करके किसको जो है पेमेंट करनी है वो जो है डिफिनिट होना चाहिए, उसका इतना आइडेंटिटी डिस्क्लोज होना चाहिए। अब जैसे इस केस जैसे कि उसमें जो है नाम ही नहीं लिखा है ना, मिसनेम्ड पार्टी यानी कि गलत नाम लिख दिया गया है, या जो है नाम के जगह उसका डिस्क्रिप्शन लिख दिया गया है कि वो पर्सन ना जो कि जो है बेटमन बाजार में रहता है, उसका जो है क्या कहते हैं 2 मंजिला मकान है, मतलब डिस्क्रिप्शन, नाम नहीं लिखा डिस्क्रिप्शन लिख दिया, है ना, लेकिन फिर भी जो है वो सर्टेनेबल है, मतलब कि मान लीजिए कि बेटवन बाजार में जो जिसका 10 मंजिला मकान है, अब बेटवन बाजार में एक ही व्यक्ति का जो है 10 मंजिला मकान है, तो फिर तो आइडेंटिफाई हो जाएगा ना इस बात से, है ना। तो वही बोल रहा है कि मतलब अगर मिसनेम्ड भी है और गलती हो गया है नाम में, या उसका डिस्क्रिप्शन लिख दिया गया है नाम के जगह, लेकिन उससे उस इतने डिटेल्स के साथ उसको सर्टेन किया जा सकता है कि नहीं ये तो फलाने व्यक्ति की ही बात हो रही है, तो वो जो है वैलिड हो जाएगा, ठीक है, ये लिखा है। और एक पर्सन का जो है वो डुअल रोल भी हो सकता है, कहने का मतलब कि ये ड्रॉर जो है वो पेई भी हो सकता है, इस पे हम लोग पहले ही चर्चा कर चुके हैं, है ना। तो यानी कि एटलीस्ट 2 डिस्टिंक्ट पर्सन, यहाँ पे 3 पार्टीज हैं, लेकिन क्या है कि एक व्यक्ति का 2 रोल हो सकता है, यानी ए जो है वो पेई भी हो सकता है, तब तो यानी कि जो है कम से कम 2 अलग व्यक्ति चाहिए ही चाहिए, यानी कि जो है जिसको पेमेंट करना है और जिसको पेमेंट मिलना है ना, ए को पेमेंट यहाँ पे मिलना है, बनाया भी उसने ही है, और पेमेंट किसको करना है, बी को करना है, बी पेमेंट देगा, ए पेमेंट लेगा, है ना। तो कम से कम 2 व्यक्ति तो होने चाहिए, ये नहीं कि तीनों ही पर्सन एक ही आदमी हो गया, ऐसा नहीं चलेगा।
ठीक है, मस्ट ऑलवेज भी इन्वॉल्व, 2% कम से कम होने चाहिए। नेक्स्ट है आपका कि एन एक्सप्रेस ऑर्डर टू पे, इसमें ना ऑर्डर है, ऑर्डर जो है किया जाता है ना, क्लियर डायरेक्शन टू पे, उसमें फलाना व्यक्ति को इतना रुपया पे करो, है ना, ये ऑर्डर है, ठीक है, ये इसका इसेंस है, मतलब कि मेन तत्व है इसका कि ऑर्डर होने चाहिए। अब जो है ऑर्डर जो है ये क्या है, एक डायरेक्शन है, कमांड नहीं है, तो इसमें क्या है कि एक्सेसिव पोलाइटनेस नहीं चलेगा, है ना, वो इनवैलिड हो जाएगा। जैसे कि जो है प्लीज ऑब्लीज, मतलब कि ये जो है ना इनवैलिड हो गया। ऐसे इन जनरली हम लिख देते हैं कि जो है प्लीज पे 5,000 रुपीज टू फलाना, इस टाइप का हम लिख देते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा पोलाइटनेस जो है वो नहीं चलेगा क्योंकि ये ऑर्डर है। फिर इसमें ये भी हम लोग देख लिए कि ये मनी और मनी ही चाहिए, उसमें 5,000 रुपये 10,000 रुपये फलाना वही चलेगा, इसके अलावा और कुछ नहीं चलेगा, है ना। गुड्स वगैरह सर्विसेज वगैरह तुम ना उसको जो है कोई भी सर्विस दे देना, ऐसा नहीं चलेगा, है ना। या फिर जो है तुम उसको 10 किलो गेहूं दे देना, ऐसा नहीं चलेगा। वो किसी भी काइंड, है ना, मनी के अलावा अगर कोई काइंड है दूसरे तरह का कुछ भी, तो वो जो है इनवैलिड है। नेक्स्ट है आपका कि पैसा जो है वो सर्टेन सम होने चाहिए, है ना, सर्टेन अमाउंट होने चाहिए, स्टेटेड डेफिनेटली, उस बीओई में लिखा होना चाहिए। ऐसा सिर्फ फलाने को पेमेंट कर दो, अरे भाई कितना पेमेंट कर दे, है ना, एक तो अमाउंट होना चाहिए और कितना होना चाहिए वो भी, ये भी नहीं कि जो है मेरा जितना पैसा बाकी है ना उतना पैसा उसको जो है दे देना, अरे कितना पैसा बाकी है, कितना पैसा दे दे, यहाँ तो क्लियर ही नहीं हो रहा है, तो ऐसा नहीं, है ना, स्पेसिफाइड। अच्छा दूसरा है कि जैसे कि यहाँ पे जो है हमने ये लिख दिया कि 5,000 रुपये या है ना 5,000 रुपये जो है उसमें पेमेंट करो, ठीक है, और प्लस ये जो है मान लीजिए कि ये जो है 1 साल के बाद जो है पेमेंट करने का डेट उसमें लिखा है, तो प्लस जो है इसमें लिख दिया कि 5% इंटरेस्ट पर मंथ, है ना, पर मंथ इस पे लगेगा। तो ये क्या हो गया, ये डिफिनिट सम हुआ या नहीं हुआ? हेलो, कोई नहीं है क्या? हाँ बुझा दी। हाँ बोल रहे हैं कि इसमें ये डिफिनिट सम हुआ या नहीं हुआ है, 5,000 रुपये है प्लस 5,000 पर मंथ, या फिर अगर मान लीजिए ये डिमांड पे ही है, तो डिमांड पे मतलब कि जब भी उसके सामने प्रेजेंट किया जाएगा उसको जो है पेमेंट करनी है, तो जब भी पेमेंट 10 साल के बाद आया तो भी तो हम इस पैसे को कैलकुलेट कर सकते हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल, डिफिनिट ही हो गया ना, बिल तो डिफिनिट ही हो गया, है ना। तो ऐसा करके हम लोग लिख सकते हैं कि 5,000 रुपये और फलाना इतना परसेंट इंटरेस्ट, ठीक है, तो मतलब लेकिन ये अमाउंट इंटरेस्ट फिक्स होना चाहिए, 5% है 8% है। हाँ ये फिक्स हो और ये भी फिक्स हो, तो फिर ये जो है मनी को हम कैलकुलेट कर देंगे। अगर 1 साल के बाद का पेमेंट लिखा हुआ है तो तब भी कैलकुलेट कर देंगे, और डिमांड लिखा है तो भी कर देंगे कि जिस दिन भी मान लीजिए 2 साल के बाद आया, 4 दिन के बाद आया, 5 साल जो है 6 महीने के बाद आया, तो जब आया तो उस हिसाब से जो है इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लिया जाएगा उस समय तक के लिए, है ना। तो ये डिफिनिट सम हो गया, तो ये वही लिखा है कि इसमें जो है इंटरेस्ट रेट जो है क्लियर होने चाहिए। अच्छा पेमेंट जो है वो दूसरे करेंसी में अगर होगा तो वहां पे ये लिखा रहेगा कि पेमेंट जो है, जैसे कि उसमें मान लीजिए इसमें सम जो है डॉलर में लिखा है, ठीक है, ये रुपीज ना लिख के डॉलर लिखा हुआ है, तो उस समय उसमें क्या लिख देगा कि जो है ये पैसे जो है अगर मान लीजिए रुपीज में पे करने हैं तो उसमें लिखा है कि
फॉरेन एक्सचेंज रेट। अब जिस डेट में जो है डिमांड है या फिर जितने भी सर्टेन डेट लिखा हुआ है उस डेट में एक्सचेंज का जो भी आपका रेट रहेगा उस दिन से कैलकुलेट करके उतने रुपीज में जो है उसको पेमेंट हो जाएगा। क्लियर है ना। तो ये सब जो है डेफिनिट सम में ही आ जाएंगे, चाहे तो इंटरेस्ट या फिर फॉरेन एक्सचेंज रेट लिखा रहेगा तो ये वैलिड हो जाएगा। ठीक है। और ये आपका डिमांड के केस में जो है 3 ग्रेस पीरियड दिया जाता है। ठीक है, जो भी डेट रहेगा उसमें 3 ग्रेस डेज दिया जाएगा। ओके, इसमें जैसे एग्जांपल में है आई ऑर्डर टू पे बी ₹350 and all other sum which shall be due to him। ठीक है, ये देखिए वैलिड है क्या? नहीं तो वैलिड नहीं थे, क्योंकि ये तो डिफिनिट है ही नहीं, उसको कितना रुपया ड्यू है क्या मालूम, तो ये नहीं चलेगा, है ना, इनवैलिड है। क्यों? क्योंकि इसका जो है मनी जो है वो सर्टेन नहीं है ना। उसके बाद है डिलीवर टू पे, है ना। तो पेमेंट जो है वो जो है पेई को जो है मस्ट है, नहीं तो अगर पेमेंट नहीं हुआ तो क्या हो गया, वो बिल जो है वो क्या है, इनइफेक्टिव है, अपूर्ण है ना। पेमेंट जो है बी को होने ही चाहिए, मतलब पेई को होने ही चाहिए। और स्टैम्प जो है वो अकॉर्डिंग टू लॉ, अगर लॉ की तरह लॉ के जरूरत के हिसाब से अगर स्टैम्प जरूरी है तो स्टैम्प लगेगा, और कितने का लगेगा वो भी लॉ के अनुसार से, जहाँ जो होगा उस अनुसार से होगा, है ना। और इस ढंग से जो है ये समाप्त हुआ। थैंक यू टू ऑल। ये प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज या चेक पेएबल बाय ऑर्डर इज निगोशिएबल बाय द होल्डर बाय, ये जो होल्डर है मतलब एक दूसरे होल्डर जो है जिसके पास भी बीओई है वो दूसरे को कैसे निगोशिएट करता है, इंडोर्समेंट के थ्रू। से, डिलीवरी से, या इंडोर्समेंट एंड डिलीवरी से, या इंडोर्समेंट और डिलीवरी से। एंडोर्समेंट से। इंडोर्समेंट एंड डिलीवरी, है ना, उसके पीछे में लिख देगा और उसको दे देगा, उसको देगा ही नहीं तो कैसे होगा, देना तो पड़ेगा ना बीओई, है ना। तो इंडोर्समेंट पीछे जो है इंडोर्समेंट भी करेगा और फिर उसको दे देगा, तो इंडोर्समेंट प्लस डिलीवरी। इंडोर्समेंट में क्या हुआ पुजादी, मतलब हमने एक्नॉलेज कर दिया कि हमने पेमेंट कर दिया? नहीं एक्नॉलेजमेंट नहीं, देखिए जैसे कि पीछे में लिखा हुआ है कि विनीत को 5,000 रुपये दो, ठीक, और ऑर्डर विनीत को और ऑर्डर 5,000 रुपये पेमेंट करो, तो आप क्या करोगे कि उस बिल, अब आपको पेमेंट वो किसी और को नेगोशिएट करनी है, मान लो पिंकी को नेगोशिएट करनी है, तो आप पीछे लिख दोगे कि पी को पेमेंट करो और बगल में आप अपना सिग्नेचर कर दोगे, तो ये इसको इंडोर्समेंट कहते हैं। ठीक है, वो बिल के पीछे में जो है करते हैं। अच्छा, ये बिल ऑफ एक्सचेंज कहाँ डिफाइन है? 5। अच्छा, बिल ऑफ एक्सचेंज जो है क्या है कि कंडीशनल प्रॉमिस है, अनकंडीशनल ऑर्डर है, या अनकंडीशनल प्रॉमिस है, क्या है? अनकंडीशनल प्रॉमिस टू पे, सी, प्रॉमिस टू पे, सी प्रॉमिस नहीं है, ये प्रोमिसरी नोट प्रॉमिस होता है कि मैं तुम्हें जो है इतने पैसे दूंगा, ऑर्डर टू पे। हाँ, ये प्रॉमिस नहीं है, ये ऑर्डर है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये पहचानना है कि क्या है। ए साइन किया एक इंस्ट्रूमेंट राइटिंग में, उसमें लिखा ऑन डिमांड आई प्रॉमिस टू पे बी द सम ऑफ 10,000, तो ये क्या कहलाएगा, ये क्या है? प्रॉमिसरी नोट है, प्रॉमिसरी नोट।
हाँ, ये प्रोमिसरी नोट होना चाहिए। सी हाँ, इसमें प्रॉमिस जैसे आ गया तो ये हाँ, तो प्रॉमिस वाली बात तो इसी में कहेगा। है ना, ये ऑर्डर नहीं हुआ है ना, प्रॉमिस है ये। ओके, ऑर्डर रहता है यहाँ पे कि आई ए ऑर्डर टू पे बी, तब फिर वो जो है आपका ये हो जाता है बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज। अच्छा, इसमें कौन 23 सा का ए एनआई हाँ, नहीं है? ए ए है ना, बॉन्ड नहीं है। बॉन्ड क्या होता पूजा दी? कुछ होता होगा जैसे कि अथी में भी बॉन्ड भरते हैं, एक अलग से बॉन्ड जो है। ये भी एक ये तरीका का वही चीज है कि आपको पेमेंट करना होगा या हाँ, कंपनी बना कर वगैरह देंगे। बॉन्ड भरते के में कई बार जो है बॉन्ड हम लोग भरते बॉन्ड हैं, हाँ भरते हाँ हैं ना, कि हाँ 2 साल हाँ से हाँ हाँ। पहले अगर हम छोड़ के जाएंगे तो आपको जो है 5 लाख रुपया देंगे, ऐसे करके रहता है, कॉन्ट्रैक्ट देना जिसको पड़ेगा। कहते हैं कि हाँ हाँ इतना दिन का बॉन्ड बना के आए, हाँ हाँ हाँ, नहीं तो छोड़ उससे सकते। पहले उसको नहीं छोड़ना होता है कंपनी, है ना, तो हम्म वो सब है, हो सकता है वही हो, जो भी हो। अच्छा, आई प्रॉमिस टू पे रुपीज इतना एंड ऑल अदर सम विच शैल बी ड्यू टू हिम, ये क्या है? प्रॉमिसरी नोट है। all other sums shall due to him। ये तो हो जाएगा कुछ नहीं, प्रोमिसरी नोट्स ए। उसमें प्रॉमिसरी फिर नोट सर्टेन, में भी सर्टेन सम होना चाहिए, ये देखिए तो उसमें सर्टेन सम सर्टेन भी तो नहीं नहीं है। है भाई, सर्टेन कहाँ बता रहा है, ये एम्बिगुअस इंस्ट्रूमेंट आ जाएगा नहीं, या नॉन ऑफ ये दीज। देखिए, ये तो हमें नहीं मालूम कि क्या है, सेक्शन 17 नहीं पढ़े हैं, इसका आंसर है नॉन ऑफ दीज है। इतना तो हमें पता है कि बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रोविजरी नोट ये नहीं प्रोमिसरी है, नोट नहीं है। क्योंकि इसमें जो है आपका सर्टेन सम नहीं है, ठीक है। ये क्या लिखा है कि सेक्शन जितना 17 एक बार पैसा। देखिएगा पुजादी क्या बता रहा है एम्बिगुअस इंस्ट्रूमेंट में। चलिए एक मिनट, एनआई, है क्या ओके खुला मैं हुआ? पढ़ देती हूँ। सेक्शन 7। एक सेक्शन बार 17 बोल रहा है एम्बिशियस इंस्ट्रूमेंट। एम्बिगुअस एम नहीं रे भाई, रुकना एक सेकंड। वेयर एम्बिगुअस एन मतलब हुआ एम्बिशियस कि इंस्ट्रूमेंट, हाँ। गलत तरीके से, हाँ वेयर वेयर एन इंस्ट्रूमेंट में भी। बोलो। बोलो बोलो। बोलिए, आप ही बोलिए। अरे तो बोलो ना भव्या। भाई, where an instrument may be construed either as a promissory note or bill of exchange, the holder may be at his election treat it as either the instrument shall be thenceforward treated accordingly। अच्छा, उसमें जो है ना, ये चीज क्लियर नहीं होता कि वो प्रॉमिस है या ऑर्डर है, बिल ठीक ऑफ है। एक्सचेंज है, हाँ। हाँ, तो उससे क्या है कि पता नहीं चलता, वही है कि एम्बिगियस जो है हो जाता है, कि मतलब ऑर्डर या फिर प्रॉमिस का नहीं पता चलता, तो उसमें लिखा है कि वो जिस ढंग से उसको फॉरवर्ड करेगा ना, वो वैसा हो जाएगा। शायद इंडोर्समेंट पे डिपेंड करता हो, उसका डिटेल्स में अगर देखेंगे तब पता चलेगा, ठीक है, उस टाइप का कुछ है। तो खैर ये जो भी हो, सर्टेन सम है नहीं तो कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। ओके, इसमें बिल ऑफ एक्सचेंज कौन नहीं है? नन ऑफ दीज। कुछ तो नहीं है। शेयर, ठीक है, शेयर जो है वो बिल ऑफ एक्सचेंज नहीं है, ठीक है। डिमांड ड्राफ्ट, पोस्ट, ये तो कहा ही गया कि सारे चेक जो है ना, पोस्ट डेटेड का मतलब क्या हुआ? पोस्ट डेटेड मतलब पहले से आउटडेटेड को पोस्ट डेटेड बोला। पोस्ट डेटेड चेक मतलब कि जो डेट हम उसमें लिखे हैं उसके बाद भी चेक भेजेगा, ऐसा। मतलब पहले जो लिखे थे वो बहुत दिन का हो गया, पहले का चेक। वो
कभी कभी स्लो हो जाता है। नेट साला स्लो चल रहा है बुझाते उधर। हाँ हाँ, मतलब इसका सर्वर ना डाउन हाँ, रहता है तो फ्यूचर डेटेड देखिए, कैन नॉट which bears a future date cannot be encashed or presented till the time arrive। अच्छा, वो फ्यूचर डेट में अगर देते हैं ना पेमेंट करने को तो उसको पोस्ट डेटेड चेक कहते हैं। क्लियर हो गया ना? मतलब उसमें चेक में डेट ना हम जो है अगला मई 2025 का लिख दिए मान लीजिए, तो जब तक मान लीजिए कि 6 मई का हमने लिख दिया तो 6 मई से पहले तो हम चेक भंजा नहीं सकते ना। कई बार होता है ना कि हमको अभी पेमेंट नहीं करना है, 2 साल बाद करना है, 1 महीना बाद करना है, तो उस डेट का हम जो है चेक दे देते हैं कि तब तक मेरे पास पैसा आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बिल ऑफ एक्सचेंज? बिल ऑफ, ये अरे ये दो, अच्छा 2 क्वेश्चन 2 बार कॉपी हो गया है। ओके, चेक इज अ, चेक जो है क्या है? बिल ऑफ एक्सचेंज है, प्रोमिसरी नोट है, या दोनों है? या दोनों ही है, दोनों है, दोनों है। दोनों है। अरे बिल ऑफ मॉडल एक्सचेंज क्वेश्चन देखो, मॉडल क्वेश्चन देखो एक बार, ये बैंकिंग लॉ का, यहाँ पे देखो, यहाँ एक क्वेश्चन क्या था क्वेश्चन अभी वहाँ हमारा पे? है, ये वाला देखो, all checks are BOE but all BOE are not checks। ठीक है, तो प्रोमिसरी नोट के लिए नहीं है ये ना, सिर्फ चेक के लिए है। हमारा एक क्वेश्चन यहाँ पे प्रोमिसरी ये नोट है, में तो प्रॉमिस किया ना कि हम पेमेंट करेंगे, वो तो साफ ही बता रहा प्रॉमिस है। तो चेक जो है ना वो BOE ऑर्डर होता है। है। ठीक है, चेक जो है वो एक ढंग का BOE है, लेकिन प्रोमिसरी नोट नहीं है। देखो ये आंसर भी देखो, एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी है हमारा कि प्रोमिसरी नोट जो है वो BOE है क्या? तो क्या है? नहीं है। ठीक है, क्लियर? चेक जो है वो BOE होता है, लेकिन प्रोमिसरी नोट BOE नहीं होता है। ठीक है, ये किस आधार पे पूछा दी? इसी आधार पे ना कि वो प्रॉमिस है और ये ऑर्डर है, यही दोनों का हाँ, डिफरेंशिएट करता है आपका ना। चेक भी जो है ना उसमें भी तो जो है एक ढंग का ऑर्डर ही होता है और वो ऑन डिमांड होता है। ठीक है, ये तो ऑर्डर दिया कि इसको पेमेंट करो तुम। हाँ, इतना हाँ, को पेमेंट करो। और इसमें बहुत करो। सारा चेक और BOE में ना बहुत सारा समानताएं हैं, वो हम जो है ना इस वाला क्वेश्चन जब पढ़ेंगे ना, क्या कहते हैं ये वाला क्वेश्चन, तो उसमें हम देखेंगे कि दोनों में क्या अंतर है। इसमें वही तो लिखना है कि दोनों में क्या समानता है और क्या अंतर है ना, कि जो है सारे BOE चेक हो जाते हैं पर सारे चेक जो है, सारे BOE जो है चेक नहीं होते, है ना। सारे चेक जो है वो BOE है पर सारे BOE चेक नहीं है, मतलब BOE बड़ा है, चेक जो है वो छोटा है उसी में। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग, अच्छा कौन सा निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं है? इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, फटाक से बता दो, बी, है ना, बी। FD ओके, इसमें भी वही सेम क्वेश्चन है, कौन सा जो है NI नहीं है, सर्टिफिकेट शेयर सी, सर्टिफिकेट। है ना, शेयर सर्टिफिकेट। अच्छा 13 के अनुसार से कौन सा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, अच्छा ये जो 3 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बताए गए हैं ये तीनों, ये किस सेक्शन में है? 4, 5, 6 हाँ 4, 5, 6 में डिफाइंड है, पर ये तीनों नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है ऐसा किस में बताया गया है? सेक्शन है ना? 13 सेक्शन 13 में बताया गया है। ठीक है, तो वही पूछ रहा है कि सेक्शन 13 के अनुसार से कौन सा NI नहीं है? A इंस्ट्रूमेंट ऑफ डेट
क्योंकि जो है ना सेक्शन 13 जो है वो ये 3 इंस्ट्रूमेंट की बात तो करता है, लेकिन ये एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है। इसके अलावा भी अपना जो टीपी एक्ट है, टीपी एक्ट के 137 सेक्शन में दिया हुआ है, जो लास्ट सेक्शन है उसमें दिया हुआ है कि कस्टम ऑफ ट्रेड के अनुसार से, जो यूजेज के अनुसार से और भी बहुत सारे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, जैसे कि गवर्नमेंट नोट। अब क्या होता है मुझे नहीं मालूम, लेकिन जैसे कि बहुत सारे रेलवे रिसिप्ट, ये सब जो है ना ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। बहुत सारे इसके अलावा भी हैं, लेकिन ये है कि एनआई जो है ये सिर्फ सेक्शन 13 में ये सिर्फ इसी 3 की बात करता है ना, सॉरी ये 3 की बात करता है। ओके, तो यहाँ पे आंसर ये वाला हो जाएगा, है ना। ओके, हु आर द पार्टनर्स इन बिल ऑफ एक्सचेंज में कौन कौन से पार्टनर होते हैं? ड्रॉवर सी, है ना, तो ड्रॉअर, सर ड्रॉई एंड पार्टनर पेई। में क्या पूछा दी इसमें आया, तो पेई पार्टनर नहीं आएगा ना। पार्टनर मतलब कि जो है उसमें कौन कौन सा पार्टी होता है, ये पूछ रहा है। 3 पार्टीज होते हैं। पार्टी तो तीनों हो गया ना पूजा दी। हाँ तो दिया तो वही तो आंसर है ना आपका, है तो नहीं हो गया तीनों? तीनों हो गया, हाँ हाँ हाँ। अच्छा, यहाँ पे लिखा है कि व्हाट इज द टर्म यूज टू डिस्क्राइब एन इंस्ट्रूमेंट विच इज नॉट डिस्चार्ज इवन बाय नॉन प्रेजेंटेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट टू एक्सेप्टेड फॉर पेमेंट। ये बोल रहा है जैसे इसमें ए को पेमेंट ए ने बनाया, ठीक है, और बी को पेमेंट करना है और सी को जो है पैसे मिलने हैं, ठीक है। अब मान लीजिए सी ने जो है डी को जो है इंडोर्स कर दिया, डी ने जो है क्या कहते हैं आपका ई को जो है इंडोर्स कर दिया, तो अब ई जाएगा ना बी के पास प्रेजेंट करने के लिए, तब ना ई को जो है पेमेंट मिलेगा, है ना। ई को पैसा कब मिलेगा? जब वो बिल जो है बी के सामने प्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि अगर प्रेजेंट नहीं किया तब भी जो है बी का लायबिलिटी खत्म नहीं होगा, बी को पैसे पेमेंट करने ही है। मतलब जब भी कुछ और परिस्थिति आएंगी, जो भी है, मतलब बी का जो लायबिलिटी है ना वो खत्म नहीं हुआ। अगर ई पेमेंट उसके सामने प्रेजेंट करने में फेल हो गया तो, ठीक है। जैसे कि चेक वगैरह में क्या होता है कि उसमें जो डेट है वो डेट में आप प्रेजेंट नहीं किए बैंक में जाकर के, या फिर जो है उसका कुछ कितना टाइम होता है, कितने बाद तक, मतलब जो भी डेट होता है कितने डेट बाद तक हम उसको प्रेजेंट कर सकते हैं? 3 महीना या 6 महीना होता है, क्या होता है? 90 days। 90 डेज, मतलब 3 महीना ना, 3 महीना या जो भी है 90 डेज। तो उसके बाद अगर 90 दिन तक वो प्रेजेंट नहीं करता है बैंक में, फेल कर जाता तो है, वो फिर खत्म क्या हो जाएगा होता है? चेक का वैल्यू, है ना, चेक खत्म हो जाएगा। लेकिन बीओई जो है वो खत्म नहीं होगा, ठीक है। ये यही क्वेश्चन बोल रहा है ना। व्हाट इज द टर्म यूज टू डिस्क्राइब एन इंस्ट्रूमेंट, मतलब ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो कि नॉट डिस्चार्ज इवन बाय नॉन प्रेजेंटेशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट टू द एक्सेप्टर फॉर पेमेंट। यानी कि जो है ये क्या कहते हैं, ऐसा कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो कि इस पेई के सामने, सॉरी इस ड्रॉई के सामने, या एक्सेप्टर भी इसको बोल सकते हैं क्योंकि वही एक्सेप्ट करता है ना बिल को। तो एक्सेप्टर या फिर जो है जो ड्रॉई है इसके सामने प्रेजेंट नहीं किया गया पेमेंट के लिए, तो भी वो उसका डिस्चार्ज नहीं होता, मतलब वो खत्म नहीं हो रहा है आपका। जैसे चेक खत्म हो जा रहा है, ठीक है, उस डेट तक अगर प्रेजेंट नहीं किया तो खत्म हो गया उसका, जो भी ग्रेस पीरियड है उसमें जो है नहीं किया, जो भी 90 डेज का है वहां तक भी नहीं किया प्रेजेंट, बैंक में नहीं गया, तो चेक खत्म है। लेकिन बीओई खत्म नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
ज्यादा नहीं है, 2-3 क्वेश्चन है बस। कौन सा एनआई है जो रिक्वायर्ड एक्सेप्टेंस बाय ड्रॉई बिफोर पेमेंट कैन बी डिमांडेड, है ना। पेमेंट के लिए जब भी, मतलब उसमें ये है कि हम जिस दिन या जिस समय जो है पेमेंट हमको चाहिए, उससे पहले इसको बताना पड़ेगा, है ना, कि मुझे जो है पेमेंट चाहिए। ये जो है ई जाके उसके सामने बिल को रखेगा, फिर भी बोलेगा ठीक है, हम क्या करते हैं, शाम में आइए हम पेमेंट कर देते हैं, अच्छा क्या कहते हैं, कल आइए पेमेंट कर देते हैं। तो कहने का बिल मतलब ऑफ ये, एक्सचेंज। मैं देखती हूँ ये जो है, कल हाँ, आइए बिल ऑफ पेमेंट कर एक्सचेंज, देते हैं, मतलब ऐसा बिल ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। इसी में है, ठीक है। मतलब कल आते हैं और पेमेंट कर देंगे, मतलब पहले। हाँ, मतलब प्रेजेंट पहले करना होगा, पेमेंट से पहले। जब पेमेंट आप डिमांड कर रहे हो, उससे पहले उसके सामने जो है ना, अच्छा एक मिनट, एक्सेप्ट करना चाहिए, सॉरी, पेमेंट जब डिमांड करने से पहले जो है ड्रॉई को एक्सेप्ट करना चाहिए कि हाँ ठीक है, हम पेमेंट, जो प्रॉमिसरी नोट है ना, ये जो ए ने बनाया उसको एक्सेप्ट करेगा ना बी की, हाँ हाँ ठीक है हम पेमेंट करेंगे। उसमें ना बी साइन करेगा कि हाँ ठीक है हम पेमेंट करेंगे, ठीक है। तो वो बी के सामने कोई भी डिमांड करेगा पेमेंट के लिए, तो उससे पहले बी उसको एक्सेप्ट करनी चाहिए, उसका सिग्नेचर उस पर होना चाहिए, ठीक है। वो ये बोल रहा है। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट विथ रिगार्ड टू प्रेजेंटमेंट ऑफ फॉर एक्सेप्टेंस, ठीक है। बी के सामने जो एक्सेप्टेंस के लिए जो है प्रेजेंट किया गया, उसके बारे में है कि only holder of the bill or his agent can present the bill। सिर्फ होल्डर ही प्रेजेंट कर सकता है या उसका एजेंट। ड्रॉअर हिमसेल्फ कैन प्रेजेंट द बिल, है ना। इसमें जो है ये भी प्रेजेंट कर सकता है, सी डी ई, है ना। या फिर जो ड्रॉअर है ये भी पेई हो सकता है और ये भी पेई हो सकता है। तो जो भी पेई होगा वो जो है बी के सामने जो है करेगा, है ना। एक ड्रॉवर इसका हिमसेल्फ बोल रहा आंसर है ना, डी तो वो खुद होगा। से प्रेजेंट कर सकता है ना पूजा दी। क्या क्या, डी होगा आंसर, डी है आंसर। क्योंकि वो वो केस ऑफ डेथ ऑफ ड्रॉई हो रहा है ना, हाँ, लीगल उसके प्रेजेंटेशन इन डेथ केस के ऑफ डेथ बाद ऑफ फिर ड्रॉई। कैसे होगा, है ना। कैन नॉट बी हाँ प्रेजेंटेड टू कैन लीगल, नॉट रिप्रेजेंट। ठीक है। अच्छा ठीक है, इसको पढ़ लेते हैं, यानी ये सारे सही है ना, है ना, सही है हाँ, दोनों। पढ़ लेते हैं। हाँ, कि ये मेरा प्रेजेंट क्लियर कर नहीं हुआ सकता है। फ्रेंड। हाँ, रुको ना, एक एक वही तो एक एक करके पढ़ रहे हैं। इसमें क्या बोल रहा है कि ओनली होल्डर या फिर उसका एजेंट जो है वो बिल को प्रेजेंट कर सकता है, यानी कि जो है जो होल्डर है, क्लियर यानी कि है सी ये। के पास भी बिल है या डी के पास बिल है या ई के पास है, जो भी उसका होल्डर है वो जो है बी के पास जाएगा और उसको जो है पैसे मिल जाएंगे, ठीक है। दूसरा में बोल रहा है कि जो ड्रॉअर है वो जो है प्रेजेंट कर सकता है। तो अगर उसमें जो है ए को ही अगर पेमेंट करना है, ए ही अगर पेई है, तो ए ही बी चला जाएगा बी के पास कि मेरे को जो है पेमेंट करो, है ना। तो ये 2 हो गया। अब तीसरा, यहाँ पे ड्रॉअर के बारे में बोल रहे, तीसरा क्या है कि इफ बिल हैज बीन नेगोशिएटेड बिफोर एक्सेप्टेंस, इंडोर्सी कैन प्रेजेंट द बिल। मतलब कि अगर जो है एक्सेप्टेंस नहीं हुआ है, यानी बी ने एक्सेप्ट नहीं किया है, ठीक है, बी ने एक्सेप्ट नहीं किया है और इंडोर्समेंट जो है कर दिया, उसमें सी को पेमेंट करने का था तो सी ने डी को कर दिया, डी ने फिर ई को कर दिया, तो ई जो है एक्सेप्टेंस के लिए जो है बी के पास चल जाएगा, एक्सेप्टेंस बी करेगा, उसके बाद फिर जो है इंडोर्समेंट हो जाएगा, मतलब सॉरी, इसको पेमेंट मिल जाएगा, है ना, प्रेजेंट कर सकता है। और नहीं ये रिफ्यूज करेगा तो फिर है ही कि सबको जो है नोटिस जाएगा, ए को, सी को, डी को, ई को, सॉरी ई जो है
सी डी और ए को जो है नोटिस देगा और वो क्या था नोटिंग एंड प्रोटेस्ट करेगा, फिर जो भी उसके लीगल कॉन्सिक्वेंसेज है वो सब जो है सू करने का वो सब होगा। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है आपका कि एनआई एक्ट जो है मेक्स स्पेसिफिक मेंशन यदि ऑफ थ्री डी इंस्ट्रूमेंट। ऑप्शन को एक बार प्रेजेंट करिए ना, क्या बताइए? डी वाला वाला को बोले ऑप्शन। द बिल कैन नॉट रिप्रेजेंट टू लीगल रिप्रेजेंटेशंस इन केस ऑफ डेथ ऑफ ड्रॉइंग। है ना, ये बोल रहा है कि ड्रॉई का अगर डेथ हो गया तो फिर प्रेजेंट नहीं किया जा सकता। तो इट ड्रॉइंग मीन्स का बी का डेथ हुआ तो तो उसका लीगल हायर प्रेजेंट करेगा ना उसको, अगर वो ड्रॉइंग को करे किया है तो। बिल कैन यहाँ पे नॉट लीगल बी प्रेजेंटेशन प्रेजेंटेड है ही टू नहीं। लीगल प्रेजेंटेशन इन केस ऑफ, अब बोल तो यही रहा है। लेकिन तो हाँ कैसे लीगल होगा अगर प्रेजेंटेशन है, फिर हायर बोल ही तो ये रहा है, हायर ठीक है, इसमें तो ये बोल रहा है ठीक है, अगर ड्रॉइंग का डेथ हो जाता है तो फिर कौन देगा? दो हो जाएगा। तो देने वाला जो है ड्रॉइंग कि भाई पेमेंट ले लीजिएगा, और सब बात हो गया है तो फिर पेमेंट लेगा कैसे? उसका डेथ हो जाता है क्योंकि यहाँ पे तो प्रॉमिस का नहीं है ना, तो प्रॉमिस तो हो नहीं रहा है। तो प्रॉमिस नहीं हो रहा है, लेकिन तब पर भी ऑर्डर एक सब कुछ मिनट हो एक चुका मिनट, है। ये ठीक तो आप जो बोल रहे हैं ये वही तो लिखा है, ये करेक्ट नहीं है ना। हाँ यानी कि उसको कर सकते हैं डेथ के बाद अगर उसका डेथ हो गया तो उसका जो लीगल पर्सन लीगल हायर्स है उसके सामने हम प्रेजेंट कर सकते हैं, इसीलिए तो ये सकते हैं, गलत हाँ। है। आप जो बोल नॉट रहे हैं वही करेक्ट। तो है। ठीक है, हम्म। क्लियर। हाँ नेक्स्ट। हाँ वही चीज है। हाँ 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 क्लियर हो गया। ओके, नेक्स्ट है कि ये कौन सा 3 इंस्ट्रूमेंट है? ए चेक, बिल ए प्रॉमिस एंड